नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनय उपाध्याय। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हमारी जो हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और ये हमारी आज पहली क्लास रहेगी हिंदी भाषा और उद्भव विकास का। तो चलिए हम सीधे क्लास की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। पूरे विश्व भर में लगभग 3000 भाषाएं मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में 3000 भाषाएं हैं और उनका पता लगाया जा चुका है। विश्व की भाषाओं के परिवार की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विलहेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रीडरिख म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न इस प्रकार है। अब देखिए, इसमें जो 4 भौगोलिक जो क्षेत्र के हिसाब से जो ग्रुप बनाया गया है उसमें क नंबर में जो है वो यूरेशिया है। यूरोप और एशिया की जो भाषाएं हैं उनका जो ग्रुप है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। एक ग्रुप है अफ्रीका भूखंड, दूसरी है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा जो है वो अमेरिका भूखंड है। ठीक है। अब इन चारों के अंतर्गत जो क है, यूरेशिया, यूरोप, एशिया के अंतर्गत जो आती है भाषा है उसमें भारोपीय भाषाएं हैं। जो भारत और यूरोप की भाषाओं का जो ग्रुप है उसे भारोपीय कहा गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे अगर हम हिंदी का विकास देखें तो हिंदी का विकास कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृत से लेकर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट से होती हुई हिंदी की तरफ आई है। तो हम भारोपीय के अंतर्गत ही वैदिक संस्कृत आएगी, जो संस्कृत है, और उसी के अंतर्गत प्राकृत, पाली, हिंदी सब उसी का विकसित रूप देखने को हमको मिलता है। तो इसमें भारोपीय हो गया, भारत यूरोपीय, फिर द्रविड़ परिवार हो गया, जो दक्षिण भारत का जो जितनी भी भाषाएं हैं, 4 भाषाएं हैं ना दक्षिण भारत में, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो है ये द्रविड़ के अंतर्गत आती है। अब काकेशी परिवार, बुरुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार और एक चीनी परिवार है। 7वां जो है जापानी कोरियाई परिवार है। 8वां जो है वो अत्युत्तरी, जिसे कि हाइपर स्पोरी परिवार कहते हैं। बॉक्स परिवार एक है और एक शामी हामी परिवार है। अफ्रीका जो भूखंड है उसके अंतर्गत सूदानी परिवार, बंतू परिवार, होन्ते तोत बूशमैनी परिवार। और फिर ग नंबर में जो प्रशांत महासागरीय परिवार है उसमें मलय पोलिनेशियाई परिवार हो गया, फिर पापुई परिवार हो गया, ऑस्ट्रेलियन परिवार हो गया, फिर दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार हो गया और अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार हो गया। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जो है जिससे प्रश्न आते हैं वो खासकर आते हैं यूरेशिया परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं हैं ना, यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछते हैं। वैसे प्रश्न तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आपको क और ग, क मतलब क में जो यूरेशिया दिख रहा है जिसमें यूरोप और एशिया के जो पारिवारिक जो भाषाएं हैं उसके बारे में पूछता है, और एक प्रशांत महासागरीय जो भूखंड है इसके अंतर्गत जो मलय पोलिनेशियाई जो भाषा है, पापुई भाषा है, ऑस्ट्रेलियन परिवार भाषा है, दक्षिणी पूर्व एशियाई जो परिवार भाषा है, ये भाषाओं के बारे में वो पूछता है कि किस ग्रुप की भाषाएं हैं। बाकी ये आप जो दिख रहा है अमेरिकन भूखंड, तो एक ही भाषा इसमें दिख रही है, अमेरिकी परिवार, तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? क और ग, यूरेशिया और प्रशांत महासागरीय भाषा है। ठीक है, भूखंडीय, जिस क्षेत्र में ये भाषा पाई जाती है। जैसे कि यूरेशिया जो भूखंड है, जो यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है उसे यूरेशिया कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत उस क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उसके अंतर्गत ये भाषाएं आती है। जैसे भारोपीय हो गया, द्रविड़ परिवार हो गया,
और काकेसी परिवार हो गया, उसके बाद फिर बुरुस्की परिवार हो गया, फिर उराल अल्ताई परिवार हो गया। चीनी परिवार भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी परिवार में चीनी की एक भाषा है जिसे मैंड्रिन कहा जाता है। ये अभी विश्व की सेकेंड भाषा मानी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग बोले जाते हैं, इसकी रैंकिंग जो है। और तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी आती है और फर्स्ट पे अभी भी इंग्लिश बरकरार है, अंग्रेजी भाषा। तो आपको ज़्यादातर फोकस किस पे करना है, केंद्रित किसे करना है, तो क और ग को करना है। ठीक है, चलिए हम आगे इस भारोपीय परिवार के अब जानते हैं, क्योंकि अपने को अफ्रीकन से कोई मतलब नहीं है, इसको अपने को पढ़ने की, बस इसको आप जानते रहिए कि ये सूडानी परिवार, बंतू परिवार, ये सब अफ्रीकन भूखंड की भाषाएं हैं। ठीक है, भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? इंडो जर्मनिक आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार। कौन कौन से परिवार? इंडो जर्मनिक आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार, 3 भाषाओं के नाम से जाना जाता है भारोपीय परिवार को। ठीक है, भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनियों के आधार पर सत्तम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें सत्तम वर्ग में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सत्तम वर्ग में हमारी भारतीय ईरानी भाषाएं आती है, जिसे आर्य भाषा कहा जाता है। ईरानी को भी आर्य भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। तो प्रश्न ज़्यादातर यहीं से आएगा कि भारतीय ईरानी जो भाषा है किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यह किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सप्तम वर्ग के अंतर्गत आती है। और केंतुम अंग्रेजी जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है? अंग्रेजी जो भाषा है पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। तो केंतुम वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, सप्तम वर्ग के अंतर्गत भारतीय ईरानी भाषा, जिसे आर्य कहा जाता है, बाल्टो स्लाविक भाषा, आर्मेनी भाषा और अल्बानी भाषा आती है। ठीक है, और केंतुम वर्ग के अंतर्गत जार्मनिक, जिसे ट्यूटानिक भाषा कहा जाता है, केल्टिक भाषा का एक है, फिर ग्रीक हो गया, फिर तोखरी हो गया, हिटाइल हो गया, फिर इटालियक हो गया। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारतीय ईरानी आर्य को 3 उपवर्गों में उल्लेख किया है। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारतीय ईरानी आर्य जो भाषा है, भारतीय ईरानी जो भाषा है, उसको 3 उपवर्गों में उन्होंने विभाजित किया है और उसके बारे में उल्लेख किया है। 3 वर्गों में उसका उल्लेख किया उन्होंने। ईरानी दरद और भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, और हमको कौन सा पढ़ना है? भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि हमारी जो हिंदी है, हिंदी का जो विकास हुआ है वो भारतीय आर्य भाषा से हुआ है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। हमें ईरानी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, दरद के बारे में जान लेंगे, लेकिन हमारा मेन जो केंद्र बिंदु है, जो हमारा केंद्रीय जो मेन रहेगा, जिस पे हमें फोकस करना है, वो क्या रहेगा? भारतीय आर्य भाषा रहेगी। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म जो ग्रंथ है वो अवेस्ता है। अवेस्ता कहीं ना कहीं हमारे वैदिक जो वेद है उससे कहीं ना कहीं हमसे मिलती जुलती जो ग्रंथ है वो अवेस्ता मानी जाती है। अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र। क्या होता है? शास्त्र। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो भारतीय ईरानी भाषा को 3 उपवर्गों में उल्लेखित किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि 3 कौन कौन से नाम है? ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। क्या है? ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, और ईरानी साहित्य की जो प्राचीनतम ग्रंथ है, यह भी प्रश्न आ सकता है कि ईरानी साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो अवेस्ता है, जो कि 7वीं सदी ईसा पूर्व इसकी रचना मानी जाती है। ठीक है, अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र। यह भी प्रश्न आ सकता है कि अवेस्ता का अर्थ क्या होगा? तो शास्त्र होगा। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण, अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये पॉइंट, वैसे आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट। ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है और ये पॉइंट ध्यान में रखना है।
महाकवि फिरदौस का शाहनामा ईरान की राष्ट्रीय महाकाव्य है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाकवि फिरदौस कहाँ के थे, तो ईरान के थे। शाहनामा ईरान की राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषा का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसे हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न नहीं आएगा इससे संबंधित। अब दरद के बारे में जान लेते हैं। दरद शब्द का अर्थ है पर्वत। इसका प्राचीन नाम जो है वो 85 प्राकृत भी है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब तक है माना जाता है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, सीना और चित्राली, काफिर और कोहिस्तानी आदि है। ठीक है, अब चलिए हमारा जो मेन जो उद्देश्य है भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा जो है वो लौकिक संस्कृत, जिसे संस्कृत कहा जाता है। ठीक है, बहुत जगह या 2000 ईसा पूर्व की जगह 1500 ईसा पूर्व भी हमें मिलता है देखने को। ठीक है, तो आप दोनों को ध्यान में रखिएगा कि 1500 ईसा पूर्व भी रहता है और 2000 ईसा पूर्व बहुत सारी किताबों में मिलता है अलग अलग। ठीक है, वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व या फिर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का काल रहा है वैदिक संस्कृत का। ठीक है, ऐसा यह भी कहा जाता है कि वैदिक संस्कृत जो थी वह ब्राह्मणों की भाषा थी, विद्वान लोगों की जो भाषा थी, जो बोलेंगे कि पढ़े लिखे जो थे या फिर जो वैदिक विद्या जो अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, और ब्राह्मण की जो भाषा थी उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि कहीं ना कहीं उस समय भी कोई ऐसी भाषा रही होगी जो आम जनमानस में बोली जाती होगी, उसका प्रयोग किया जाता होगा, समझा जाता होगा। तो ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने बोला भी है कि मतलब उस भाषा को उन्होंने प्राकृत भाषा नाम दिया, कि उस समय भी कोई एक भाषा थी जिसे प्राकृत कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि प्राकृत भाषा केवल पाली, प्रथम प्राकृत पाली को ही बोलते, उसके बाद से ही प्राकृत भाषा की शुरुआत हुई। ऐसा ये भी माना जाता है कि प्राकृत भाषा उस समय भी कोई एक भाषा थी जिसे प्राकृत भाषा बोला जाता था। आगे चल के उसी का विकास हुआ तो पाली के रूप में हुआ, प्राकृत के रूप में द्वितीय प्राकृत जिसे कहा जाता है, ऐसे करके उसका विकास क्रम बढ़ता गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक, संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत जिसे पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी, जो उनका जो पाणिनि का जो अपना क्या बोलते ग्रामर जो है, जिसे व्याकरण कहा जाता है हिंदी में, तो व्याकरण जब उन्होंने रचा तो उसके बाद से ही उन्होंने संस्कृत को सुसज्जित किया और व्याकरण युक्त किया उसे, उस भाषा को। तब से वह भाषा जो थी वह लौकिक संस्कृत के रूप में जाने लगी और उसे उसके अंदर शुद्धिकरण किया उन्होंने, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जो पाणिनि है उन्हीं की जो भाषा थी, उन्होंने जो व्याकरण दिया भाषा को, तो वहां से ही उससे लौकिक संस्कृत कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें पाली हो गया, कि भगवान बुद्ध की भाषा थी, जिन्होंने इस भाषा का कहा जाएगा सृजन किया या निर्माण किया, या फिर उनके द्वारा इस भाषा की शुरुआत की गई, जिसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का काल रहा है इसका। फिर दूसरा जो है वो प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और तीसरा जो है अपभ्रंश तृतीय प्राकृत, जिसे अपभ्रंश जो है उसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 से लेकर अब तक का इसका काल रहा है। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है?
वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत से हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी या फिर वैदिक या फिर छांदस कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न पिछले एग्जाम मतलब कि जून का जो एग्जाम हुआ था, जुलाई में जो पिछले साल हुआ था 22 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृत को और कौन से नाम, वैदिक संस्कृत को और कौन से नामों से जाना जाता है। तो उसमें छंदस का भी एक ऑप्शन था। तो आप इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि वैदिकी भी कहा जाता है, वैदिक भी कहा जाता है, छंदस बहुत बार पूछेगा। ठीक है, तो आप छंदस जरूर याद रखिएगा, छंदस या छांदस। ठीक है, कि वैदिक संस्कृत को छंदस भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वैदिक जो साहित्य है उसे 3 विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो संहिता, एक उसके बाद दूसरा ब्राह्मण एवं उपनिषद। ठीक है, इन 3 रूपों में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता विभाग में ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। ठीक है, ऋग संहिता जिसे ऋग्वेद कहा जाता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल से ही और वेदों की जो संख्या है वह कितनी है, 4 मानी जाती है। एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है और एक अथर्ववेद है। ठीक है, महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग संहिता है। ऋग संहिता का शाब्दिक अर्थ होता है स्तुति करना। इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बस मोस्ट इसमें से याद रखना है कि ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। ऋग्वेद में, अब ये देखिए महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुति के संबंध में रखने वाले गीतात्मक काव्य है। यजुर संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र, पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संहित किया जाता है। ठीक है, यजुर संहिता को कृष्ण और शुक्ल 2 रूपों में इसे विभक्त किया गया है। ठीक है, यजुर संहिता को कितने भागों में, 2 भागों में, कृष्ण और शुक्ल, इन 2 रूपों में इसे सुरक्षित किया गया है या फिर इसे रखा गया है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए जाते हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में केवल 72 मंत्र हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सामवेद में कितने मंत्र हैं, तो 75 मंत्र हैं। सामवेद में कितने हैं, 75 मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता जन साधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने, टोटके को संकलन करता है। ये प्रश्न आ सकता है कि किस वेद में, किस संहिता में जन साधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, जो टोने टोटके होते हैं, जो अंधविश्वास जिसे हम कह सकते हैं कि जो मंत्र हो गया, तंत्र हो गया, टोने टोटके हो गए, जो टोने टोटके जो खासकर है, इसे अंधविश्वास के अंतर्गत रखा जाता है और माना भी जाना चाहिए। तो यह किस में संकलित है, तो अथर्ववेद में संकलित है। ठीक है, ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण और सामवेद का तांडव ब्राह्मण अथवा पंचवीस ब्राह्मण। ठीक है, इसे पंचवीस ब्राह्मण भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये आपको ध्यान में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण भाग में जो ब्राह्मण भाग है उसके हिसाब से ऋग्वेद का जो ब्राह्मण के हिसाब से उसका नाम भी रखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के कर्मकांड के हिसाब से उसका नाम रखा गया है। तो सभी के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ठीक है, इनमें ऋग्वेद का जो ऋग्वेद है उसके लिए ऐतरेय ब्राह्मण और सामवेद के लिए तांडव अथवा पंचवीस ब्राह्मण है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा है, तो तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है,
उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 बताई गई है, लेकिन अभी मुख्य रूप से जो है वो 12 ही उपनिषद माने जाते हैं। ठीक है, यह प्रश्न आ सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108, लेकिन मुख्य रूप से कितनी उपनिषदों की संख्या मानी जाती है, जो मुख्य है वह 12 है। ठीक है, इसका नाम नहीं पूछेगा, वैसे संख्या ही पूछेगी, लेकिन आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहद्रारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेता श्वेतर उपनिषद। ठीक है, ये जो श्वेता श्वेतर उपनिषद हो गया। ठीक है, ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल तक श्रुति परंपरा में, ऋषि परंपराओं में सुरक्षित रखे जाते हैं। वैसे इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ये पूछा भी नहीं जाएगा इससे संबंधित। बस ये आपको ये ग्रंथों के बारे में याद रखना है, खासकर कितनी इनकी संख्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये सब ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसे अगर संख्या अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो 108 बताई जाती है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 12 ही उपनिषद है। ठीक है, चलिए वैदिक काल में प्रश्न उठता है कि वैदिक काल में ध्वनियाँ कितनी थी, संस्कृत जो उस समय था, वैदिक संस्कृत में ध्वनियाँ कितनी थी। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी जाती है, जिनमें से 13 स्वर है और 39 जो 39 व्यंजन है। ठीक है, कितने हैं, 13 स्वर है और 39 जो है वह क्या है, व्यंजन है। हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिकी ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया गया है। देखिए, इसमें मूल स्वर जो है अ, आ, ई, उ, री और री करके आता है। ठीक है, और संयुक्त जो स्वर है ए, ओ, ए और ओ है। ठीक है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए है, ओ है, ए है और ओ है। मूल स्वर कितने हैं, अ, आ, ई, उ, इसको ऐसे पढ़िए, अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, फिर उसके बाद ली। आगे चल के ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो ली दिख रहा है। आगे हम इसके उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा सा बता ही देता हूँ आप लोगों को कि कंठ जैसे कि स्थान जो होता है, कंठ क जो होता है वो कंठ के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, अल्प प्राण है ख जो है वो महाप्राण है। ठीक है, अब जैसे कि घ है वो भी महाप्राण है और अंग जो है वो भी अल्प प्राण है। ठीक है, तालव्य से च, छ, ज, झ, य, वैसे ही फिर स और य भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन तालव्य में अल्प प्राण च है, लेकिन जो महाप्राण है वो छ है। छ, इसमें थोड़ा सा हवा आबाद गति से बाहर निकल रही है। उसके बाद फिर अल्प प्राण में ज है, फिर महाप्राण में झ है। फिर उसके बाद मूर्धन्य में ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी इसको यहाँ से रोक देते हैं, क्योंकि ये जो भी अपना इसको हम भाषा के विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे और इसका भी टॉपिक हमारे पास अलग से है, तो उसको हम उच्चारण कैसे इसका करते हैं वो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी बस जान लीजिए कि कौन से किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, दंत जो हो गया, त, देखिए त जब बोलते हैं तो त हमारी जीवा जो है वो दांत से स्पर्श करती हुई बाहर उससे ध्वनि निकलता है, तो इसीलिए इसे हम दंत के अंतर्गत लगाते हैं। जैसे मूर्धन्य हो गया, तो मूर्धन्य जो है ट, देखिए अब मूर्धन्य को हमारी जो जीभ है, जी हाँ, जिस भाग में स्पर्श करती है उस भाग के हिसाब से अक्षरों का अक्षर जो होते हैं उस हिसाब से उसका स्थान और उसका नाम रखा जाता है। जैसे कंठ हो गया तो क, मतलब कंठ से स्पर्श करती है हमारी जीभ, उसके तरफ जाती है।
तालव्य हो गया च, तालु को स्पर्श कर रही है। मूर्धन्य जो ट है ट, और त जो है वो दंत, दंत त त देखिए त, ठीक है। आप खुद भी उसे फील कर सकते हैं, आप जब इसका प्रैक्टिकली रूप से कर सकते हैं अपने खुद के द्वारा। ओष्ठ हो गया, देखिए प प ओठ के द्वारा बोला जा रहा है, प फ ब भ, हमारे ओठों के दोनों ओठों के स्पर्श से यह ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। पहले हम भाषा का विकास देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं क्या है? वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। क्या है? योगात्मक भाषा है, जिसमें जो कारक होता है वह कर्ता से जुड़ा होता है। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, मतलब इसमें जो भाषा होती है, जो लिखित रूप जो इसका होता है वह पूरी योगात्मक के रूप में होती है। मतलब एक साथ सभी शब्द एक ही में जुड़े हुए होते हैं, चाहे कारक हो गया, कर्म हो गया, सब जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए इसे हम योगात्मक भाषा कहते हैं। वैदिक संस्कृत जो थी वो योगात्मक भाषा थी, ठीक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात पाया जाता है। स्वराघात कौन सा पाया जाता है? संगीतात्मक और बलात्मक दोनों स्वराघात। ये संगीतात्मक और बलात्मक स्वराघात क्या है, यह अभी हम अपना भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। बलात्मक मतलब बोल सकते हैं कि बल प्रयोग से जो ध्वनि निकल रही है उसे बलात्मक कहेंगे। और संगीतात्मक जो हो गया, संगीत लय के द्वारा जो स्वर जो निकल रहा है उसे संगीतात्मक कहेंगे, लेकिन इसे हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। और 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और 3 वाच्य भी होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एवं 8 विभक्तियां होती है, कर्ता, संबोधन, ये तो हिंदी में भी है, कर्ता, संबोधन, कर्म हो गया, कर्ता कर्म ऐसे करके लाइन से इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसने ऐसे ही डाल दिया है, कर्ता, संबोधन, संबोधन लास्ट में इसकी क्रम जो दी हुई है, जो याद करने का जो क्रम होता है, तो कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और प्रयोग, ठीक है। इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं इसके लिए एक अलग से कर्ता जो है, जो विभक्तियाँ जो है, कारक की जो विभक्तियाँ हैं, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को स्पेशल इसकी वीडियो एक रहेंगी और अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। चौथा जो है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने एवं परस्मने 2 पदों में चलते हैं। कुछ एक धातु उभय पदी भी होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष और कर्मधारा, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व, ये 4 ही समास हैं। आगे चल के 2 और समास हो जाते हैं, तो केवल 4 ही समास इसमें बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। अब थोड़ा सा मैं भारतीय आर्य भाषा के बारे में बता देता हूं कि भारतीय आर्य भाषा में जो भारत में जो आर्य भाषा के आने के बाद से उनकी जो भारतीय आर्य भाषा का इतिहास शुरू हुआ, उसमें भारत में जो आर्यों के आने से जो पूर्व जो लोग आ चुके थे और जिनका थोड़ा बहुत विकास हुआ था, वे जो लोग थे, जो निवासी थे, जो जनजातियां थी, जो भी थे, मतलब जिन्होंने भारत पे, उन्होंने आर्यों के आने से पूर्व यहाँ पर अपना छोटा मोटा जो भी साम्राज्य या फिर जो किले कबीले वगैरह जो बसाए हुए थे, तो वे लोग कौन थे? तो इनमें 4 जो लोग थे वो प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें से 3 लोग तो इनका अस्तित्व खत्म ही हो जाता है, मतलब, लेकिन जो चौथा द्रविड़ है वो आज भी बना हुआ है, बरकरार है। वो जो निवासी जो थे, द्रविड़ जो लोग थे, जो आर्य से पहले वैसा माना जाता है कि आए थे, तो वो लोग आज भी दक्षिण भारत में मौजूद हैं। लेकिन जो 3 लोग थे, ये लोग विलुप्त के कगार पे मानेंगे या फिर नहीं के कगार पे ही हैं। भारत में तो अभी फिलहाल में नहीं है ये लोग, ये जातियाँ, ठीक है। तो इनमें से आर्यों से पूर्व जो भारतीय लोग, जो पूर्ववर्ती जो भारतीय थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि आर्यों के आने से पूर्व, इसमें भोलानाथ तिवारी की किताब है, तो आप लोग इस बुक को जरूर खरीदिएगा।
क्योंकि मैंने जब नेट की तैयारी कर रहा था तो मैंने ये बुक खरीदी थी, और ये बहुत ही बेस्ट बुक है हिंदी भाषा के उद्भव विकास के बारे में अगर पढ़ना है आप लोगों को। तो ये देखिए मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, और इसको आप जल्द से जल्द ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि आर्यों के आने से पूर्व भारत में कौन कौन सी जातियां रहती थी, यह भी प्रश्न प्रस्तुत हुआ, और विचारणीय भी है क्योंकि उनकी भाषाओं ने हमारी भारतीय धारा को विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार से प्रभावित किया, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी पहली जाति जो थी वो नेग्रिटो जो थी वह जाति आई, वे लोग आए भारत में। उसके बाद फिर ऑस्ट्रिक लोग आए, फिर किरात लोग आए। नेग्रिटो लोग, ऑस्ट्रिक लोग और किरात लोग, कौन कौन से लोग आए, कौन कौन से लोग आए? नेग्रिटो लोग आए, किरात लोग आए, उसके बाद फिर द्रविड़ आए। नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात और द्रविड़। और इन चारों का प्रभाव, इनकी रहन सहन, इनके प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं, इनके रीति रिवाज, इनकी खेती की पद्धति आज भी भारतीय समाज में, आज भी भारतीय किसान, आम जनता इसका आज भी प्रयोग करती है। इसकी मान्यताएं आज भी प्रयोग में लाई जाती है। और आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा कि ये जो जातियां थी इनके बारे में आज भी हमें देखने को मिलता है। और आप लोग इसका नाम आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसका नाम आप लोग लिख लीजिए। देखिए आर्यों के पूर्व, ऐसे लिख लीजिए, आर्यों के पूर्ववर्ती, आर्यों के पूर्ववर्ती भारतीय, जिन्हें आर्यों से पहले आने का दर्जा दिया गया है। ये किस प्रकार है, ठीक है। पहला नाम जो है वो नेग्रिटो, क्या है? नेग्रिटो, इसे लिख लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछता है। नेग्रिटो हो गया। दूसरा जो है वो ऑस्ट्रिक, ठीक है। तीसरा नाम है किरात, ठीक है। चौथा जो नाम है वो द्रविड़ है, ठीक है। फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रविड़, ये द्रविड़ हो जाएगा। वैसे द्रविड़ ऐसे लिखिएगा, इसको काट ही दीजिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ। द्रविड़ थे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप लोग इसे एक बार और देखिएगा वीडियो को, और मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए साथ में, क्योंकि आप केवल वीडियो देखेंगे और क्लास देखने से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप बाद में भूल जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे नोट्स में परिवर्तित करें, और इसे और अच्छे से 2-3 बार क्लास देखें, और ख़ुद से भी सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। और एक और निवेदन है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, और सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।